हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सबका लॉक एंड की वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन के फाइनल वीडियो में, जहां हम एपिसोड 8, 9 और 10 की स्टोरीज के साथ साथ इस सीरीज से रिलेटेड कुछ थ्योरीज की भी बातें करेंगे। अब स्टोरी में आगे जाने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आपने अब तक मेरी लॉक एंड की वेब सीरीज की पार्ट 1 और 2 वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले जाकर उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखते हैं तो आपको आधी से ज़्यादा बातें समझ में नहीं आएंगी। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो एपिसोड 8 की शुरुआत एली के घर से होती है, जहां रूफस एली से किसी के बारे में ये पूछ रहा होता है कि वो उनके घर में कितने दिन रहने वाला है। तभी एक टीनेज लड़का वहां आता है और दोस्तों ये बंदा और कोई नहीं बल्कि रेंडाल का बेस्ट फ्रेंड और एली का हाई स्कूल बॉयफ्रेंड लूकस था। जी हाँ दोस्तों, एली लूकस से पूछती है कि पिछली रात की हाउस में जो सब भी हुआ उसमें कहीं लूकस का हाथ तो नहीं, और इसके जवाब में लूकस एली से कहता है कि अगर इन सब चीज़ों में किसी का हाथ है तो वो एली का है। खैर की हाउस में टाइलर और किंजी नोटिस करते हैं कि नीना पिछली रात के इंसिडेंट्स के बारे में सब भूल चुकी है और वो थोड़ी वियर्ड बिहेव कर रही थी। नीना को लगता है कि टाइलर ने सैम को सेल्फ डिफेंस में मारा था, और ये सब देखकर टाइलर किंजी को कहता है कि नीना फिर से शराब पीने लगी है। इसी बीच नीना को रैंडमली याद आता है कि वो मिरर रूम में कैसे फंस गई थी, और शौक से वो अपने हाथ में पकड़े हुए मग को गिरा देती है, जिससे मग टूट जाता है। ये मग रेंडाल ने नीना को गिफ्ट किया था और इसके टूटने पे नीना काफ़ी दुखी हो जाती है। एनीवेज नेक्स्ट डे की हाउस में एली और रूफस आते हैं, जहां बोडी डिसाइड करता है कि वो रूफस के घर जाकर खेलेगा। अब इस बात से एली थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसके घर पे लूकस था। एली के घर में लूकस बोडी के सामने आता है और इससे रूफस नर्वस हो जाता है। एली भी लूकस के सामने आने पे इरिटेट हो जाती है, पर सब लूकस को रूफस के कज़न के तौर पे बोडी को इंट्रोड्यूस करते हैं। मीनवाइल की हाउस में नीना अपने टूटे मग को एक कपबोर्ड में रखकर उसे लॉक कर देती है, और जब वो दोबारा उस कपबोर्ड को खोलती है तो उसे मग पूरी तरह से फिक्स्ड मिलता है। दोस्तों ये वही कपबोर्ड है जिसकी की बॉडी को स्यूइंग मशीन में मिली थी, और बॉडी को तब लगा था कि ये की मैजिकल नहीं है। खैर इस बात से नीना काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो इसके बारे में किंजी को बताती है। नीना किंजी के सामने उसके सॉफ्ट टॉय को भी कपबोर्ड में रखकर फिक्स कर देती है, और इस डिस्कवरी से एक्साइटेड होकर नीना काफ़ी सारी चीज़ों को कपबोर्ड में रख कर देखती है कि इफ़ दे गेट फिक्स्ड। नीना किंजी से अचानक उस मिरर वाले रूम की बातें भी करती है, और ये सब जब टाइलर सुनता है तो वो सजेस्ट करता है कि नीना को सारी मैजिकल चीज़ें इसीलिए याद आ रही हैं क्योंकि वो शराब पी रही है। टाइलर किंजी से कहता है कि अगर नीना ऐसे ही ड्रिंक करती रही तो उन्हें सारी इंसिडेंट्स याद तो आ जाएंगी, पर ये दोनों अपनी मॉम को ही खो देंगे। इसी दौरान डॉज एरिन को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में मिलती है, क्योंकि डॉज हेड की को यूज़ करके एरिन के दिमाग में जाना चाहती थी ताकि वो ओमेगा की लोकेशन को जान पाए। असल में दोस्तों रेंडाल एरिन का हाई स्कूल बॉयफ्रेंड था और एरिन से सब कुछ शेयर करता था, पर क्योंकि एरिन मेंटली अनस्टेबल थी इसीलिए डॉज उसके माइंड में खुद जाकर ये इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी। इसी बीच टाइलर और किंजी भी डिसाइड करते हैं कि वो फिर से सी केव्स में जाएंगे, और सी केव्स में उन्हें वही ब्लैक डोर दिखता है। यहाँ टाइलर और किंजी एक पत्थर पर रेंडाल और उनके सारे दोस्तों का नाम लिखा हुआ देखते हैं, और उनके नाम के ऊपर कीपर ऑफ द कीज स्क्रॉल किया गया था। इन सब नेम्स में टाइलर और किंजी को एरिन का नाम भी मिलता है, और किंजी टाइलर को बताती है कि एरिन अब एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में है। टाइलर सजेस्ट करता है कि शायद एरिन के पास इस डोर को खोलने की कोई तरकीब होगी, और किंजी डिसाइड करती है कि वो भी एरिन के पास जाएगी। इन द मीनवाइल डॉज हेड की को एरिन पे यूज करके उसके हेड में घुसती है, और वो ये देखकर थोड़ी सरप्राइज थी कि एरिन का दूसरा वर्जन मटेरियलाइज नहीं करता। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो हेड की को यूज करने पे आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और एक दूसरा वर्जन मटेरियलाइज करता है जो कि माइंड में जा सकता है। खैर एरिन के माइंड में डॉज को एरिन और रेंडाल की वो मेमोरी मिलती है जिसमें दिखाया गया है कि रेंडाल ने ओमेगा की को अपने माइंड में ही छुपा दिया था।
तभी एक टीनेज एरिन डॉज के पास पहुंचती है और डॉज समझ जाती है कि एरिन का ब्रेन डेड नहीं बल्कि वो खुद अपने दिमाग में ट्रैप हो गई है। अब ये ऐसा कैसे हुआ ये तो शायद हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा, बट फॉर नाउ हम समझ पाते हैं कि एरिन इस तरह की हालत में क्यों है। डॉज एरिन के माइंड से चली जाती है और वो टीनेज एरिन को एरिन के माइंड में ही बंद कर देती है। एरिन के माइंड से निकलकर डॉज एनीवेकी की मदद से एली के घर जाती है और ठीक उसी समय किंजी एरिन के रूम में आ जाती है। एनीवेज किंजी एरिन को बताती है कि वो रेंडाल की बेटी है और किंजी एरिन से बात करने की कोशिश करती है, पर एरिन बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक वर्ड कह पाती है, डॉज। जब किंजी एरिन के टेबल पर रखे रेंडाल और सभी दोस्तों के ग्रुप फोटो को दिखाती है तो एरिन फिर से सिर्फ एक ही वर्ड बोलती है, विच वॉज डॉज। तभी किंजी लूकस के पिक्चर की तरफ पॉइंट करता है और एरिन फिर से डॉज कहती है, विच सजेस्ट्स दैट लूकस वॉज डॉज। इसी बीच एली के घर में डॉज एक की को यूज करके खुद को लूकस की शक्ल देती है और हम व्यूअर्स रियलाइज करते हैं कि डॉज ही लूकस है। जी हाँ दोस्तों, डॉज आइडेंटिटी की का इस्तेमाल कर रही थी जिसकी मदद से वो अपना रूप बदल सकती थी। इस की एक झलक हमने डंकन के मेमोरी में देख रखी है। दूसरी तरफ नीना उस कपबोर्ड की मैजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर काफी एक्साइटेड थी और वो रेंडाल के एशेज को उस कपबोर्ड में रख देती है क्योंकि नीना को लगता है कि इससे रेंडाल भी वापस जिंदा हो जाएगा। अब ऑब्वियसली ऐसा करने से रेंडाल जिंदा नहीं होता और इस गुस्से में नीना एशेज के अर्न को तोड़ देती है। नीना खुद को ब्लेम करती है और तभी किंजी वहां आकर नीना को ज्यादा शराब पीने से मना करती है। एपिसोड 8 के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स टाइलर को देख पाते हैं जिसे रेंडाल की एशेज में ओमेगा की मिल जाती है। एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 9 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है और इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 6 महीने पहले एली एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें रेंडाल के मर्डर के बारे में लिखा गया था और इस आर्टिकल में सैम की एक फोटो भी होती है जिसमें एली सैम के रिस्ट पर ओमेगा सिंबल देखती है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद एली मार्क को फोन लगाती है जिसके बाद मार्क खुद को फायर की से स्टैब करके मार देता है और दोस्तों ये वही सीन है जिसे हमने सीरीज के बिगिनिंग में देखा था। खैर ये फ्लैशबैक फिर 3 महीने पहले घटने वाली एक घटना को दिखाता है जिसमें एली रूफस के साथ डिनर कर रही थी और तभी वहां लूकस आ जाता है। लूकस एली को एक टास्क देता है जिसकी वजह से एली की हाउस में छुपके से जाती है और वहां के बेसमेंट को चेक करती है जहां एली को एक क्राउन मिलता है। पर तभी नीना एली को की हाउस में पकड़ लेती है और जैसा कि हम जानते हैं कि एली ने बहाना बनाया था कि वो रूफस के डॉल को की हाउस में खोजने आई थी। एली अपने घर जाकर लूकस को ये क्राउन देती है और हमें पता चलता है कि इस क्राउन का नाम क्राउन ऑफ शैडोज है। लूकस एली से इस क्राउन की के बारे में पूछता है और एली कहती है कि उसे की नहीं मिली। तभी जो रिजवे जो कि ग्लास डोर के थ्रू एली और लूकस के ऊपर स्पाई कर रहे थे वो लूकस की एक फोटो खींच लेते हैं और पिक्चर क्लिक करने की आवाज से जो लूकस और एली के द्वारा पकड़े जाते हैं। जो लूकस को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि लूकस तो कई साल पहले मर चुका था और दोस्तों इसे पिक्चर को दिखाने के लिए जो ने नीना को वो वॉइस मेल भेजा था, पर इससे पहले कि वो नीना से बात कर पाते लूकस उन्हें मार डाला। जो को मारने के बाद लूकस एनीवेकी की मदद से एली के घर वापस चला जाता है और एली जो के घर से छुपकर भागने की कोशिश करती है क्योंकि तभी नीना जो के घर पहुंच गई थी। फिर जब एली अपने घर वापस पहुंचती है तो वो लूकस को गोली मारती है पर लूकस को कुछ नहीं होता और लूकस एली को टॉन्ट करता है कि वो तो पहले से ही मर चुका है और अब वो सिर्फ एक एको है जिसे मारना इम्पॉसिबल है। एनीवेज अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि बॉडी के इंसेस्ट करने पे किंजी और टाइलर बॉडी को डंकन की मेमोरीज दिखा रहे हैं जिसमें रेंडाल लूकस को मार देते हैं। बॉडी उनसे कहता है कि लूकस तो अब एली के घर पे रहता है, पर एली का कहना था कि लूकस रूफस का कजन है। बॉडी डिसाइड करता है कि वो टाइलर और किंजी की मदद करेगा और इसीलिए वो रूफस के घर जाकर उसे कन्फ्रंट करेगा। इसी बीच एली के घर में लूकस एली को बताता है कि ओमेगा की रेंडाल ने अपने माइंड में छुपा दिया था, तो एली को रेंडाल के एशेज चेक करने होंगे टू फाइंड द ओमेगा की। खैर की हाउस में हम देखते हैं कि रेंडाल के एशेज वाली अर्न अब टाइलर और किंजी ने फिक्स कर दिया था और नीना को इसके टूटने के बारे में कुछ भी याद नहीं क्योंकि नीना ने ड्रिंक्स करना फिर से छोड़ दिया था। इसी दौरान बॉडी रूफस के पास जाकर लूकस के बारे में पूछता है जिससे रूफस बॉडी को रिवील करता है कि लूकस एली और रूफस को डरा के रखता है और लूकस ने एली से चोरी भी करवाया है। रूफस बॉडी को क्राउन ऑफ शैडोज दिखाता है और बॉडी कहता है कि उसने क्राउन की हाउस में कहीं तो देखी है पर उसे फिलहाल उस की लोकेशन याद नहीं आ रही। अब इन घटनाओं के बीच एक छोटी सी प्लॉट पॉइंट ये आती है कि किंजी और टाइलर वो दोनों अपने दोस्तों को मैजिकल कीज के बारे में बता देते हैं।
तो इसके बाद किंजी एली को कन्फ्रंट करती है और वो उससे लूकस के बारे में पूछती है। एली किंजी से कहती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और वो सिर्फ अपनी फैमिली की भलाई के लिए लूकस को हेल्प कर रही है। खैर, एली रूफस को लेकर मैथिसन टाउन छोड़कर जाना चाहती है, पर रूफस एली से कहता है कि बोडी उनके घर आया था और उसने बोडी को सब कुछ बता दिया है। रूफस एली को बताता है कि वो मैथिसन में रहना चाहता है और लूकस से फाइट करना चाहता है, क्योंकि अब वो डर डर के जीना नहीं चाहता। रूफस एली को बचे हुए हिडन मैजिकल कीज भी देता है, जिसे लूकस ने उनके घर में फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छुपाया था, और दोनों की हाउस के लिए निकल जाते हैं। तो जब किंजी स्कूल में होती है तब एली का फोन किंजी को आता है और एली किंजी से पूछती है इफ दे कैन मीट एट की हाउस। एली की हाउस में किंजी टाइलर, बोडी और रूफस को समझाती है कि वो लूकस यानी कि डॉज से इतने साल बाद कैसे मिली, और वो उन्हें यह भी बताती है कि बचपन में रेंडाल उस सी केव्स के ब्लैक डोर को लेकर ऑब्सेस्ड था। एली उन्हें बताती है कि उस ब्लैक डोर को खोलने पे उस डोर के बियॉन्ड से कुछ ग्लोइंग बुलेट जैसी चीज लूकस को हिट करी थी, जिसके बाद लूकस एकदम चेंज हो गया। एली अब हेड की को यूज करके टाइलर और किंजी को अपने मेमोरीज दिखाना चाहती है और वो बोडी एंड रूफस को एली की बॉडी को गार्ड करने के लिए कहती है। तो हेड की को यूज करके एली टाइलर और किंजी के साथ अपने हेड में जाती है, जहां उन्हें एली अपने दोस्तों की मेमोरीज दिखाती है। एली के मेमोरीज में हम देखते हैं कि सी केव्स में वापस आने के बाद जब सब की हाउस के बेसमेंट में सो रहे थे तो लूकस ओमेगा की डिमांड करने लगा था, और इसी दौरान लूकस ने किम और जेफ को मार डाला। तभी लूकस को रोकने के लिए रेंडाल ने उस पर हमला कर दिया और इससे लूकस की मौत हो गई थी। और क्योंकि डंकन ने ये सब देख लिया था तो उन्होंने डंकन की मेमोरीज रिमूव करके उन जार्स में डाल दी थी, जो कि टाइलर और किंजी को ग्रेवयार्ड के पास लगे पेड़ से मिली थी। रेंडाल, एरन, एली और मार्क का मानना था कि लूकस को किसी डीमन ने पजेस कर लिया है, जो कि उस ग्लोइंग बुलेट जैसी चीज के थ्रू लूकस को इन्फेक्ट कर पाया था। रेंडाल, एरन, एली और मार्क ने जेफ, किम और लूकस की बॉडीज को क्लिफ से सी में फेंक दिया था और ये स्टोरी फैला दी थी कि उनकी मौत डूबने के कारण हुई। इसके अलावा उन्होंने एक पैक्ट बनाया था जिसमें सभी ने प्रॉमिस किया था कि वो इन कीज को दोबारा कभी नहीं यूज करेंगे। रेंडाल ने एनीवेयर की और ओमेगा की रख ली थी, एरिन ने हेड की को रखा था, एली के पास आइडेंटिटी और एको की थी और मार्क के पास फायर यानी कि मैच स्टिक की थी। बाकी के कीज को मार्क ने की हाउस में डिफरेंट जगहों पर छुपा दिया था, क्योंकि मार्क सब में द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन था। इसी कारण जब एली का मार्क को फोन आया था तो मार्क ने खुद को मार दिया ताकि कोई भी उससे इन कीज की लोकेशन ना ले पाए। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान किंजी और टाइलर जानना चाहते थे कि बड़े होने के बाद तो एडल्ट्स को इन मैजिकल कीज की मेमोरीज याद नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने नीना की हरकतों को देखा था जो कि सिर्फ शराब के नशे में की हाउस में घटने वाली मैजिकल बातों को याद कर पाती थी। तो अगर ये सच है देन एली, मार्क, रेंडाल और एरिन को इसके बारे में कैसे याद रहा? इसके जवाब में एली सिर्फ इतना कहती है कि उन्होंने सारी बातों को याद रखने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया था। अब इस तरीके के बारे में हमें सीरीज में तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन मैं इस सीरीज की थियरीज में आपको मेरी अपनी पॉसिबल वेज जरूर बताऊंगा। एनीवेज, एली इसके बाद टाइलर और किंजी को एक और मेमोरी दिखाती है जो कि 1 साल पहले की थी, और उस वक्त एली ने अपने अकेलापन के कारण एको की का इस्तेमाल किया था। एली लूकस को बहुत मिस करती थी और इसीलिए वो वेल हाउस में जाकर एको की का इस्तेमाल करती है, जिससे कि लूकस का एको मटेरियलाइज होता है और ये एको एली से बाकी की कीज की लोकेशन मांगता है। एली लूकस के एको को आइडेंटिटी की दे देती है, पर लूकस कहता है कि सिंस वो एक एको है तो वो वेल हाउस से बंधा हुआ है और वो वहां से बाहर नहीं जा सकता। इन सब बातों से लूकस एली को मैनिपुलेट करता है और एली लूकस को बता देती है कि एनीवेयर की रेंडाल के पास है। दोस्तों, एनीवेयर की मदद से लूकस वेल हाउस के अंदर से ही एक डोर के थ्रू कहीं भी बाहर जा सकता था, पर एली को बाद में पता चलता है कि जो एको लूकस के फॉर्म में मटेरियलाइज हुआ है वो लूकस नहीं बल्कि एक डॉज नामक डीमन है। जी हाँ दोस्तों, ये डीमन लूकस से ब्लैक डोर से निकलने वाली बुलेट के थ्रू अटैच हो गया था और लूकस के मरने से ये डीमन भी उसके साथ मारा गया था। तो अब क्योंकि लूकस के एको को एनीवेयर की लोकेशन पता थी, इसीलिए वो पहले तो आइडेंटिटी की से खुद को डॉज का रूप देता है और फिर वो सैम को मैनिपुलेट करके रेंडाल से की को लाने की कोशिश करता है। मीनवाइल बोडी को याद आ जाता है कि उसने क्राउन की कहाँ देखी थी और वो रूफस के साथ की हाउस के किचन में जाता है, जहां एक ड्रॉर में उनके घर की चाबियों का गुच्छा था और इसी में बोडी को क्राउन की मिलती है। तभी एली, टाइलर और किंजी भी एली के माइंड से वापस आ जाते हैं और बोडी सबको क्राउन की दिखाता है। एली कहती है कि क्राउन ऑफ शैडोज उसके घर पे है, जो कि एली ने लूकस के कहने पर की हाउस से चुराया था।
एली और रूफस क्राउन की की लेकर अपने घर क्राउन ऑफ शैडोज लाने जाते हैं और वहां उन्हें लूकस मिलता है। लूकस एली और रूफस पे अटैक कर देता है जिससे रूफस बेहोश हो जाता है और लूकस एली से क्राउन ऑफ शैडोज और उसकी की ले लेता है। लूकस उस की को क्राउन में लगाकर क्राउन पहन लेता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि वहां ढेर सारे शैडो मॉन्स्टर्स मटेरियलाइज होने लगते हैं। एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ एपिसोड 10 यानी कि लॉक एंड की सीरीज की फाइनल एपिसोड की शुरुआत डॉज से होती है जो कि क्राउन ऑफ शैडोज पहने हुए है और वो की हाउस की तरफ बढ़ रही है। डॉज के बॉडी से शैडो मॉन्स्टर्स जनरेट होते हैं और वो की हाउस के सामने रखे कार को उठाकर फेंक देते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये शैडो मॉन्स्टर्स सिर्फ अंधेरे में ही मटेरियलाइज कर सकते हैं और ये चीज़ों को छू भी सकते हैं। किन्जी, टाइलर और बोडी डॉज के शैडो मॉन्स्टर्स को देखकर की हाउस में छिप जाते हैं और वो की हाउस के दरवाजे को बैरिकेड कर देते हैं, पर ये शैडो मॉन्स्टर्स की हाउस में फिर भी घुस जाते हैं क्योंकि कुछ रूम में लाइट्स ऑफ थी। जब बोडी, किन्जी और टाइलर इस बात को रियलाइज करते हैं तो वो सारे रूम्स में लाइट्स ऑन करने में लग जाते हैं और तभी काफ़ी सारे शैडो मॉन्स्टर्स किचन में तोड़फोड़ मचा देते हैं क्योंकि डॉज ने उन्हें ओमेगा की को ढूंढने का ऑर्डर दिया था। एक शैडो मॉन्स्टर रेंडाल के एशेस वाले अर्न को खाली कर देता है और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो टाइलर को पकड़ लेता है टू आस्क द ओमेगा कीज लोकेशन। तभी बोडी लाइट्स ऑन कर देता है और ये मॉन्स्टर एकदम से गायब हो जाता है। किन्जी की हाउस के बेसमेंट में जाती है ताकि वो पावर स्विच को ही ऑन कर सके, पर बेसमेंट में काफी अंधेरा होता है जहां ये शैडो मॉन्स्टर्स किन्जी पे अटैक कर देते हैं। किन्जी मैचस्टिक और फ्लैशलाइट से खुद को बचा लेती है और वो पावर स्विच ऑन कर देती है। मीनवाइल डॉज बोडी और टाइलर को अटैक करती है, पर बोडी अपने टॉय लाइट सेवर में मैचस्टिक यानी कि फायर की को अटैच कर देता है और वो उससे डॉज को स्टैब कर देता है जिससे डॉज के शैडो में आग लग जाती है और उसका शैडो एकदम से मेल्ट हो जाता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि बोडी सबसे छोटा होते हुए भी इन सब में सबसे ज्यादा समझदार है। जब टाइलर, किन्जी और बोडी नीचे आकर देखते हैं तो उन्हें डॉज बेहोश मिलती है और किन्जी डिसाइड करती है कि वो सी केव्स में जाकर ब्लैक डोर को ओपन करेगी और डॉज की बॉडी को डोर से बाहर फेंक देगी क्योंकि असल में डॉज एक डिमोनिक इको है और उसे मारा नहीं जा सकता। पहले तो टाइलर किन्जी के इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि टाइलर किन्जी को याद दिलाता है कि लास्ट टाइम वहां जाने पर लूकस को एक डीमन पजेस कर लिया था जिससे रेंडाल को लूकस को मारना पड़ा। पर किन्जी टाइलर से पूछती है इफ ही हैज अ बेटर आइडिया। टाइलर और किन्जी अपने दोस्तों को यानी कि स्कॉट, गेब, जैकी और एडन को हेल्प के लिए बुलाते हैं और वो लोग की हाउस में पहुंच जाते हैं। इसी बीच बोडी एली के घर जाता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि एली और रूफस के साथ कुछ गलत हुआ है, वरना वो लोग क्राउन के साथ की हाउस आए होते हैं। खैर, टाइलर और किन्जी अपने दोस्तों के साथ डॉज की बॉडी को लेकर उस ब्लैक डोर के पास पहुंचते हैं, पर किन्जी लास्ट मिनट डोर को खोलने से कतरा जाती है और इस बार टाइलर उसे भरोसा देता है कि उन्हें अपने मिशन को अपने पिता रेंडाल के लिए कंप्लीट करना चाहिए। इसी दौरान टाइड के आने का समय भी हो चुका था तो टाइलर किन्जी से ब्लैक डोर को खोलने के लिए कहता है, पर डोर को खोलने से पहले किन्जी सभी को वार्न करती है कि उन्हें ग्लोइंग बुलेट्स जैसी चीजों से बचना होगा, वरना उन्हें कोई डीमन पजेस कर सकता है। तभी डॉज होश में आने ही वाली होती है कि किन्जी ओमेगा की मदद से ब्लैक डोर को खोलती है और टाइलर डॉज की बॉडी को डोर से उस पार फेंक देता है। इसी बीच काफी सारे ग्लोइंग बुलेट्स जैसी चीजें ग्रुप की तरफ फायर होती है और सभी उनसे बचने की कोशिश करते हैं। जब ये बुलेट्स किसी को हिट नहीं कर पाती तो वो जमीन पे गिरती है और छोटे छोटे आयरन के पीसेज में तब्दील हो जाती है। तभी अचानक डॉज टाइलर को उस तरफ से पकड़ने की कोशिश करती है, पर सभी डॉज को डोर के बाहर धक्का देकर ब्लैक डोर को बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोडी रूफस को एली के घर पे बेहोश पाता है और वो 911 पे कॉल करता है। डिटेक्टिव मटुको वहां आते हैं और बोडी से कहते हैं कि रूफस विल बी ओके। बोडी जाकर रूफस को एम्बुलेंस में मिलता है और रूफस बोडी से कहता है कि एली गायब है। जब बोडी रूफस से पूछता है कि उनके घर में क्या हुआ था तो रूफस बोडी को बताता है कि लूकस ने आइडेंटिटी की को यूज करके खुद को एक औरत यानी कि डॉज के रूप में बदल दिया था। की हाउस में पहुंचकर बोडी टाइलर और किन्जी से मिलता है जो कि बोडी को बताते हैं कि उन्होंने डॉज को ब्लैक डोर से फेंक दिया है, पर बोडी उनसे बार बार पूछता है कि इफ दे आर श्योर, यानी कि जिसे टाइलर और किन्जी ने ब्लैक डोर से बाहर फेंका है वो डॉज ही थी या कोई और। ट्रस्ट में मैंने ऐसे कि बोडी सच में सबसे समझदार है, सच में मान लो इस बात को। बोडी टाइलर और किन्जी से एली के गायब होने वाली बात कहता है, पर टाइलर और किन्जी बोडी को कंसोल कर देते हैं। तो अगले सीन में ब्रेकफास्ट पर नीना सबसे कहती है कि वो की हाउस को बेचकर सिएटल में एक घर लेने की सोच रही है, पर टाइलर, किन्जी और बोडी नीना को कहते हैं कि अब उन्हें मैथेसन में अच्छा लगने लगा है। पूरी लॉके फैमिली रेंडाल के एशेस को सी में डालते हैं और सभी बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो की हाउस में रहकर बाकी के मैजिकल कीज को गार्ड करेंगे एंड दे विल बी द न्यू कीपर ऑफ द कीज।
इसके अलावा बोडी रूफस को लेटर लिखकर उसके साथ कम्युनिकेट करता है। नीना डिटेक्टिव मटुको की एली को ढूंढने में मदद करती है और किंजी रिमेनिंग मैजिकल कीज को मैजिकल बॉक्स यानी कि बैलेरिना म्यूजिक बॉक्स में रख देती है, जिसकी की वो हमेशा अपने साथ रखती है। पर दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आती है जब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और ये फ्लैशबैक उस सीन की थी जब किंजी और गेब सी केव से पहली बार बाहर आए थे। अगर आपको याद हो तो गेब ने किंजी को डूबने से बचाया था और वो किंजी की तारीफ भी किया था। इस कॉन्वर्सेशन के बाद जब किंजी वहां से जाती है तो गेब आइडेंटिटी की को यूज करके डॉज में तब्दील हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, गेब और कोई नहीं बल्कि डॉज ही थी, और प्रेजेंट टाइम में हम गेब को मिस्टीरियसली स्माइल करते देख पाते हैं। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि टाइलर और किंजी ने फिर ब्लैक डोर के बाहर किसको फेंका, तो इस सवाल का जवाब हमें एक और फ्लैशबैक से मिलता है जब लूकस को क्राउन ऑफ शैडोज मिल गया था। क्राउन ऑफ शैडोज को पाने के बाद लूकस ने आइडेंटिटी की मदद से खुद को डॉज में तब्दील कर दिया था, और इसके बाद उसने एली को भी डॉज का चेहरा देकर उसे बेहोश कर दिया था। इतना ही नहीं, जब की हाउस में बोडी ने डॉज को अपने टॉय लाइट सेवर में लगे मैच स्टिक की से स्टैब करके डॉज की शैडो मेल्ट कर दी थी, तब असली डॉज ने बेहोश एली को फ्लोर पे रख दिया था ताकि वो डॉज जैसी दिखे। यानी कि जिसे किंजी और टाइलर ने ब्लैक डोर के बाहर फेंक दिया वो असल में एली थी, एंड मोर ओवर ब्लैक डोर से शूट होने वाली एक ग्लोइंग बुलेट एक्चुअली में एडन को हिट कर गई थी। और जब ऐसा हुआ था तो गेब और एडन दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल भी करते हैं। सीन अब प्रेजेंट में फिर से शिफ्ट होती है जहां एडन और गेब एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और एडन ढेर सारा खाना खा रही है। इस सीन से हम व्यूअर्स को पता चलता है कि अब डॉज अकेली नहीं थी, पर उसके साथ एक और डीमन हमारी दुनिया में आ चुका है जिसने एडन को पजेस कर रखा है। फाइनल एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी लॉक एंड की वेब सीरीज की सीजन 1 की ब्रीफ कहानी, और अब मैं आपको इस सीरीज से रिलेटेड कुछ थियरीज के बारे में बताऊंगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये बातें सीजन 2 में शायद एक्सप्लोर की जा सकती है, तो अगर आप सीजन 2 के स्पॉयलर्स नहीं चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये कि अगर एडल्ट होने पर लोग मैजिकल कीज के बारे में भूल जाते हैं तो रेंडाल, एरिन, एली और मार्क को सब कुछ कैसे याद रहा? तो मेरा मानना है कि रेंडाल, एरिन, मार्क और एली ने खुद को एक की होल जैसा स्कार दिया था जिसके बारे में इस सीजन में नीना जानने की कोशिश कर रही थी, और ये स्कार किसी तरह से मैजिकल है जो कि इन्हें सभी पुरानी बातें याद रखने में हेल्प करती है। अब पहले सीजन में इन स्कार्स के बारे में डिटेल में कुछ बताया तो नहीं गया है, सो आई थिंक सीजन 2 में इनके बारे में कुछ तो रिवील होगा। मोर ओवर हमने एरिन को देखा जो कि अपने ही माइंड में फंस गई थी, तो हो सकता है कि कीज के पावर्स को याद रखने के लिए एक कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को अचीव करना होगा जो कि हेड की मदद से होगा, और इसी प्रोसेस के दौरान एरिन अपने माइंड में ही खो गई होगी। इसके अलावा जो हिल ने कॉमिक्स में बताया है कि की हाउस पर एक मैजिकल एन्चांटमेंट प्लेस्ड है, और इस एन्चांटमेंट का नाम है हांस रिफल इफेक्ट। असल में हांस रिफल इफेक्ट एडल्ट्स को मैजिकल कीज की मेमोरीज को रिटेन करने नहीं देता, क्योंकि अगर ये कीज उनके हाथ लगती है तो शायद वो लोग इन कीज का मिसयूज करेंगे। ये कीज सिर्फ बच्चों को ही विस्पर करती है क्योंकि किड्स आर मोर इनोसेंट, और इसीलिए लॉक एंड की इस सीजन में पहले तो कीज सिर्फ बॉडी को ही विस्पर करती थी, पर बाद में टाइलर और किंजी भी इन कीज के विस्पर को सुन पाते हैं बिकॉज दे वर स्टिल टीनेजर्स। खैर, अब दूसरा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो सैम के बारे में होगा, क्योंकि सैम के घोस्ट के बारे में फाइनल में कुछ भी बताया नहीं गया। आई थिंक कि सैम का घोस्ट अब भी की हाउस के आसपास भटक रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो शैम्बरलिन लॉक के घोस्ट ने बॉडी के घोस्ट को बताया था कि की हाउस में जो भी मरते हैं उनकी घोस्ट यूजुअली की हाउस के अराउंड ही घूमती है। इसके अलावा हम सब ने देखा कि सैम के रिस्ट पर एक ओमेगा सिंबल भी बना हुआ था, तो मेरा मानना है कि सैम का घोस्ट नेक्स्ट सीजन में कुछ तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हो सकता है कि सैम का घोस्ट की हाउस के प्रॉपर्टी पर भटक रहा हो और मौके के इंतजार में हो कि कोई घोस्ट डोर को ओपन करे ताकि वो किसी के बॉडी को पजेस करके फिर से जिंदा हो सके। सो हू नोज कि क्या होगा, बट देयर इज डेफिनेटली सम पॉसिबिलिटी दैट हम सैम को दोबारा देख सकते हैं। रही बात की हाउस के ओरिजिन्स की, तो कॉमिक बुक्स में बताया गया है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम कुछ सोल्जर्स ने ब्लैक डोर को ओपन किया था, और उन सोल्जर्स के बीच एक लॉक स्मिथ था जिसका नाम बेंजामिन लॉकेट था। ये ब्लैक डोर असल में एक पोर्टल है टू सम अदर डिमेंशन, और जब ये डोर ओपन हुआ तो उस अननोन डिमेंशन से ग्लोइंग बुलेट्स शूट होने लगे जो कि एक सोल्जर को हिट कर देते हैं, जिससे वो अपनी साथी सोल्जर्स को मारने लगा। बेंजामिन लॉके और कुछ लोगों ने इस डोर को क्लोज करने की कोशिश की, पर किसी भी मेटल से इस डोर को लॉक करना इम्पॉसिबल था।
तभी बेंजामिन लॉके ने सोचा कि वो विस्परिंग आयरन की मदद से इस डोर को लॉक करेंगे। और दोस्तों, विस्परिंग आयरन असल में वही ग्लोइंग बुलेट्स थे जो कि उस अननोन रेल्म से शूट हुए थे और जिसमें डीमन अटैच्ड होते हैं। लेकिन इन डीमंस को अर्थ में सर्वाइव करने के लिए एक ह्यूमन होस्ट चाहिए होता है और होस्ट ना मिलने पे ये सॉलिडिफाई होकर आयरन में तब्दील हो जाते हैं। अगर आपको याद हो तो जब टाइलर और किंजी ब्लैक डोर को ओपन करते हैं तो यही बुलेट्स उस अदर डिमेंशन से शूट होते हैं और जमीन पे पड़ते ही वो आयरन मेटल में तब्दील हो जा रहे थे। एनीवेज, बेंजामिन लॉके ने इसी विस्परिंग आयरन से ब्लैक डोर के लिए एक लॉक और ओमेगा की को बनाया था जिससे वो ब्लैक डोर को क्लोज कर सके। बाद में बेंजामिन लॉके ने इसी विस्परिंग आयरन की मदद से कुछ और मैजिकल कीज भी बनाई जिन्हें उन्होंने की हाउस में हांस रिफल एन्चांटमेंट के अंदर सेफली स्टोर किया था। और दोस्तों, मेरा मानना है कि ये मैजिकल कीज कुछ स्पेल्स जैसी होती है जिनके डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो आई होप अगले सीजन में हमें इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानने को मिलेगा और हमें डेफिनेटली कुछ नई कीज भी देखने को मिलेंगी जिसकी ग्लिम्पसेस हमें लॉक एंड की के ओपनिंग सीन यानी कि मार्क के घर पे देखने को मिली थी। नाउ देयर इज अ कॉमन क्वेश्चन कि इस आयरन को विस्परिंग आयरन क्यों बोला जाता है। तो इसका जवाब काफ़ी सिंपल है, क्योंकि ये आयरन लोगों के कान में कुछ कुछ फुसफुसाती है। आपने लॉक एंड की सीरीज में देखा ही होगा कि हर एक की विस्पर करके बॉडी को अपनी तरफ बुलाती थी और इसी तरह से ये आयरन बेंजामिन लॉके को भी विस्पर करके ये सब बताई थी कि उन्हें इस आयरन के साथ क्या करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओमेगा की क्या सिग्निफिकेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि ओमेगा सिंबल ग्रीक अल्फाबेट्स में आने वाला आखिरी अल्फाबेट है और ये सिंबल एक तरह से एंड को दर्शाता है, क्योंकि ब्लैक डोर के बियॉन्ड जो डिमेंशन है वो ह्यूमन लाइफ का दी एंड है और उसके बियॉन्ड एक अननोन रेल्म था जिसके बारे में ह्यूमंस को कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, लॉक एंड की एक लवक्राफ्टियन हॉरर है जो कि HP लवक्राफ्ट के वर्क से काफ़ी इंस्पायर्ड है। लवक्राफ्टियन हॉरर को कॉमनली कॉस्मिक हॉरर भी कहते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या फिर अदर डिमेंशनल हॉरर को दिखाया जाता है और ये चीज़ें ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बाहर होती है। द रेजोल्यूशन और एंडलेस जैसी मूवीज भी लवक्राफ्टियन हॉरर या फिर कॉस्मिक हॉरर जॉनर की फिल्में हैं। अब जो हिल की लॉक एंड की कॉमिक्स लवक्राफ्ट नाम के एक फिक्शनल जगह में बेस्ड है और जो हिल ने इंटरव्यूज में रिवील किया था कि ही इज अ बिग फैन ऑफ HP लवक्राफ्ट, विच इज वाई उन्होंने लवक्राफ्ट को एक प्लेस के तौर पे यूज किया है। लेकिन लॉक एंड की वेब सीरीज में जगह का नाम मैथेसन है और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हिल इस शो के थ्रू रिचर्ड मैथेसन को ट्रिब्यूट देना चाहते थे, जो कि एक बहुत ही फेमस हॉरर राइटर है। इस सीजन में हमें डीमंस के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर डॉज, पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो एपिसोड 9 में एली रिवील करती है कि डॉज एक निकनेम था जो कि एली ने लूकस को दिया था क्योंकि लूकस वॉज गुड एट डॉजिंग इन हॉकी। आई थिंक ये डीमन अपना नाम डॉज इसलिए बताता है क्योंकि एली ने इको की को यूज करके लूकस के ईगो को जीवित किया था और ये एक तरह से लूकस का ऑल्टर ईगो है और इसीलिए ये डीमन लूकस का निकनेम यूज करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि सीजन फिनाले में ये रिवील होता है कि गेब और ईडन अब भी डीमंस है जो कि डिस्गाइज में घूम रहे हैं और मेरा मानना है कि उनका नाम एक तरह से इनके डिस्गाइज की ओर हिंट करता है। जैसे कि गेब इज शॉर्ट फॉर गैब्रियल जो कि एक बिब्लिकल आर्च एंजल था और ईडन इज शॉर्ट फॉर गार्डन ऑफ ईडन यानी कि पैराडाइज। आई थिंक गेब एंड ईडन नेम सजेस्ट कि जैसा वो दिखते हैं वैसे वो हैं नहीं, क्योंकि वो अपने नेम के कंप्लीट ऑपोजिट है और असल में दे आर डीमंस इन डिस्गाइज। इनफैक्ट जब पहली बार हमें शो में गेव के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ सवीनी स्क्वाड्स फिल्म, तो वहां दीवार पे एक पोस्टर होता है विच सेज द इनविजिबल मैन। शो में किंजी और टाइलर के कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काफी टाइम इन्वेस्ट किया गया है विच वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग बट इट्स वर्थ नोटिंग। किंजी अपने आप को कावर्ड समझती थी क्योंकि वो रेंडाल को सैम से बचा नहीं पाई और ये बात उसे हमेशा गिल्टी फील कराता था, जिसकी वजह से किंजी ने अपने फियर को अपने माइंड से निकाल दिया। पर फिर भी जंगल में जब सैम उसे अटैक करने वाला था और किंजी हैड ए चांस टू गेट द गन, तो वो ऐसा करने से कतरा जाती है। बाद में टाइलर किंजी को समझाता है कि किंजी कावर्ड नहीं थी बल्कि वो दोनों टाइम बॉडी को बचा रही थी। किंजी बॉडी की सेफ्टी के कारण कुछ भी रेकलेस नहीं करना चाहती थी एंड हियरिंग दिस वाज अ रिलीफ फॉर किंजी। टाइलर भी पूरे शो में इस बात से गिल्टी फील कर रहा था कि सैम ने उसके जोक के कारण रेंडाल को मार दिया था, अंटिल सैम उसे की हाउस में बताता है कि दैट्स नॉट द केस। नाउ फाइनल क्वेश्चन ये कि आखिर डॉज ये सब क्यों कर रही है, तो इसका जवाब काफी सिंपल है। डॉज ओमेगा की मदद से वो ब्लैक डोर खोलना चाहती है जिससे दूसरे रेल्म के ढेर सारे डीमंस हमारी दुनिया में आकर लोगों को पोजेस कर सके और ये डीमंस फिर हमारी दुनिया पे राज करेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थियोरीज ऑन द न्यू नेटफ्लिक्स फॉर लॉक एंड की एंड आई होप कि आपको ये थियोरीज पसंद आई होगी। शो में और भी कई डिटेल्स है जिन्हें अगर मैं बताने गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। मैंने मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर किया है और अगर मैंने कुछ डिलिबरेटली मिस किया है तो वो इसीलिए क्योंकि वो डिटेल्स बहुत माइन्यूट थी।
नाउ मैं लॉक इन की कॉमिक्स को भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करके पढ़ रहा हूँ, तो अगर आपको कॉमिक्स की स्टोरी भी मेरे चैनल पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जितने कीज हमें सीजन में दिखाए गए हैं उससे 3 गुना ज़्यादा कीज कॉमिक्स में है, तो कॉमिक्स इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग और मैं फिलहाल उन कॉमिक्स को पढ़ रहा हूँ। सो वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास इस शो से रिलेटेड कुछ और एडिशनल डिटेल्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।